जी अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा मैथ का लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं और होप सो आप सब लोगों ने वो सारे लेक्चर सुन भी लिए होंगे और उनके आप लोगों के जैसे डेली टेस्ट भी होते हैं। तो डेली टेस्ट को लाजमी अटेम्प्ट किया करें। दो चार चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और वो ये हैं कि देखें, मैं आप लोगों को चाहे जितना मर्जी अच्छा पढ़ा लूँ, चाहे आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर करा दूँ, लेकिन जब तक आप लोग खुद से एफर्ट नहीं करेंगे ना उस चीज़ को याद करने में, उस चीज़ को प्रैक्टिस करने में, तो आप कामयाबी से बहुत दूर रहेंगे। मेरा आपको अच्छे से अच्छा पढ़ाना या आपको एक एक चीज क्लियर करने का मकसद ये होता है कि मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी निभा रहा हूँ और आप लोग अपनी जिम्मेदारी पूरी निभाएं। और वो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों की बेहतरी के लिए ही है। अगर आप अच्छी मेहनत करेंगे तो वो आप लोगों की बेहतरी के लिए ही है। जब आप ये चीज समझ लेंगे ना तो आप लोगों की कामयाबी एक स्टेप आपके करीब आ जाती है। समटाइम हम समझ रहे होते हैं कि जी मैं अगर मेहनत कर रही हूँ, मैं अकेली खप रही हूँ या मैं अकेला खप रहा हूँ, तो इसमें मेरी पूरी फैमिली का फायदा, नो डाउट वो फायदा है। लेकिन सबसे पहले वो आपका भी फायदा है। एज अ इंडिविजुअल भी अगर देखें, जिस टाइम फेस से जिस चीज से आप गुजर रहे हैं वो तो सफर तो आप अकेले कर रहे हैं ना। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि आप लोग भी अभी मेरी क्लास ले रहे हैं, तो फर्ज करें इस टाइम कुछ लोग क्रिकेट खेलने जाते हैं, कुछ लोगों को और कुछ शौक होता है, लेकिन वो ये जो फेज 1-2 साल तैयारी का है, अगर वो अपनी सारी चीजें मिस करके पढ़ रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं, मेरी आवाज आ रही है, और वो कोशिश कर रहे हैं कि वो अपनी तैयारी अच्छे से अच्छे करें और जॉब को निकाल पाए, तो बेसिकली फिर आप अपना फुल टाइम उस चीज को दे रहे होते हैं। तो टेस्ट को अपने ऊपर हावी रखा करें, वो इस तरह से कि आपको पता हो कि टेस्ट 7 बजे होना है तो मैंने टेस्ट की तैयारी करनी है। मैंने किसी एक टेस्ट को फजूल में नहीं जाने देना और ऐसा नहीं समझना कि चलें जी टेस्ट हो गया कोई बात नहीं है तो कल का टेस्ट से। उसका नुकसान पता है क्या होता है कि आपकी वो चीजें ना क्लियर नहीं हो पाती। जब आप टेस्ट नहीं कर पाते और टेस्ट के लिए आप फोकस नहीं हो पाते, तो फिर चीजें आपके लिए वो क्लियर नहीं हो पाती और आप क्या करते हैं, आपका जो काम होता है वो पाइल अप होता रहता है और आपका टाइम वो गुजरता रहता है और डेली फिर अगला उस तरह से आपकी चीजें वो इकट्ठी होती रहती हैं। और एट द एंड जब सेशन कंप्लीट होता है और फिर आप कहते हैं जी मैंने फलां जगह से सेशन लिया था और मेरी तैयारी अच्छी नहीं हो पाई क्योंकि मैंने खुद नहीं की, तो आप फिर आ जाते हैं कि जी मैंने फलां जगह से भी सेशन लिया था, फलां जगह से भी लिया था और मेरी तो अभी तक जॉब नहीं हो रही। हालांकि देखें, इंडिविजुअल मैं अगर आप लोगों को ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने आज तक वन पेपर पीपीएससी के हवाले से कोई सेशन नहीं लिया, एक सेशन तक किसी का नहीं लिया और कहीं पर जाकर तैयारी के लिए एकेडमी नहीं रखी। मैंने सिर्फ एक चीज की एकेडमी रखी थी और वो था इंग्लिश, क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर के अंदर बताया था मेरी इंग्लिश मुझे यूनिवर्सिटी करने के बाद तक भी कॉन्फिडेंटली नहीं पता था कि प्रेजेंट डेफिनेट टेंस के अंदर वर्ब कहाँ पर यूज होती है, कहाँ पर यूज होता है जी, पंक्चुएशन कहाँ पर लगनी है, या फिर ये नहीं पता था एडजेक्टिव क्या होता है। अगर कोई मुझे कहता ना कॉन्फिडेंस के साथ, कोई बंदा मुझे कहे कि जी कौन यहाँ पर एडजेक्टिव लगता है या नहीं, ये तो मैं कहूंगा पता नहीं, मुझे नहीं मतलब आइडिया नहीं है। अगर मैं कहीं पे लगा के बैठा हूँ ना एडजेक्टिव लिख लिया है, तो मुझे कहेगा कि ये तो एडजेक्टिव यहाँ पे आना नहीं था, तो मैं कहता शायद यार मे भी ना आता हो, लेकिन अगला फिर कहेगा हाँ यार आता, तुमने सही लगाया हुआ है। तो मुझे इंग्लिश का नहीं पता था, लेकिन एट अ सेम टाइम मेरे 11वीं और 12वीं के अंदर इंग्लिश के अंदर 84-86 नंबर आए हुए थे। वो इसलिए कि मुझे पता था कि अब मेरी इंग्लिश बेसिक ग्रामर अच्छी नहीं है, तो मैं रट्टा लगा लेता हूँ और मैं रट्टा लगाने पे बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बाकी जो उर्दू चीजें उनके मुझे कॉन्सेप्ट तक एक एक चीज तक क्लियर थी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ये सारे के सारे, जो मैट्रिक में बायोलॉजी पढ़ी थी ना, तो मुझे एक एक चीज तक पता थी विद कॉन्सेप्ट। लेकिन इंग्लिश कोर एरिया नहीं था, इंग्लिश अच्छा नहीं था, तो इंग्लिश के लिए मैंने अलग से टाइम लगाया। फिर 2-3 महीने लगाकर इंग्लिश को इस तरह से किया कि अब कॉन्फिडेंस के क्या, अब मैं मतलब मेरी आप लोगों से पहले मेरा एक ना यूके की मेरे पास ट्यूशन है, मैं वहां पे फिजिक्स पढ़ाता हूँ। मेरा जो है बेसिक जो मेरा सब्जेक्ट है बीएस वो फिजिक्स में है। तो मैं यूके की एक लंदन की ट्यूशन है मेरे पास, जो अभी रिसेंटली मैंने ये सेशन की वजह से उनको कहा हुआ है और मैंने वो मतलब अब नहीं पढ़ा पा रहा ड्यू टू, क्योंकि उनका हमारा टाइम डिफरेंस होता है। अभी रात को अगर हमारे 8 बज रहे हैं, हमारा अगर रात का 1 बजे तो उनका 8 बजे होते हैं, क्योंकि हमारा 5 घंटे का टाइम डिफरेंस होता है। तो वो ड्यू टू टाइम डिफरेंस मैं आजकल नहीं पढ़ा रहा। लेकिन मेरे पास एक यूके की ट्यूशन थी, वो इंग्लिश बॉर्न बच्चे थे और उनको इंग्लिश में डिलीवर करना होता था। अब वो सोचिए एक बंदा ऐसा है जिसने यूनिवर्सिटी पढ़ा है और उसे प्रेजेंट डेफिनेट टेंस का नहीं पता, उसे वर्ब का नहीं पता, उसे एडवर्ब का नहीं पता, कुछ भी इंग्लिश के बारे में 100% नहीं पता। 100% मतलब ये है कि वो कॉन्फिडेंस के साथ यही कह दे कि यार ये वर्ब है, यार ये एडजेक्टिव है, लेकिन नहीं पता था। लेकिन मैंने 3 महीने इस तरह लगाए कि मैं उन इंग्लिश नेटिव के साथ, इंग्लिश में मेरा वो आपको पता है इंग्लिश नेटिव है तो उनके साथ उर्दू में भी नहीं बोल सकते आप, पूरा घंटे का हमारा एक लेक्चर होता था और वो पूरा का पूरा इंग्लिश में होता था।
एक एक सेकंड इंग्लिश में, फिर उनके टेस्ट लेने, फिर उनको समझाना चीजें। और वो मेरी क्लास रात 1 बजे होती थी। मेरी गवर्नमेंट जॉब होने के बाद मैंने वो 6 महीने ट्यूशन पढ़ाई थी। रात 1 बजे तक भी जाके मैंने पढ़ाई थी, क्योंकि मुझे था कि मेरी इंग्लिश अब अच्छी हो चुकी है, तो मैं इंग्लिश को यूटिलाइज भी करूंगा और उसके साथ मैं इंग्लिश बोल लूंगा, तो मुझे पता चलेगा क्या कहाँ पर कोई कमी तो नहीं रहेगी। तो इस तरह से जो चीज़ आपकी कम होती है, जो आपका कोर एरिया कम होता है, तो आप उस पर टाइम लगा के बाकी चीजें तो आप अच्छी कर ही रहे होते हैं, लेकिन जो चीज़ आपकी कमजोर है आप उसको थोड़ा सा ज्यादा टाइम दे देते हैं। आधा घंटा, 1 घंटा, वो जो आपकी आधा घंटा घंटा डेली की एफर्ट है ना, वो आपकी फिर चीजों को अच्छा लेके जाती है और आप उसमें ज्यादा से ज्यादा मास्टर होना शुरू हो जाते हैं। तो जो चीज आपकी कम है उसको अच्छा करें। मैं ऐसे ऐसे लोगों को जानता हूँ जो मेरे से 2-2 3-3 साल सीनियर्स हैं, 2-2 3-3 साल सीनियर्स हैं, लेकिन वो तैयारी कर रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी बेसिक वजह है कि उनका जो कोर एरिया, फर्ज कर उनको कुछ चीज नहीं आती ना, तो वो 5 साल पहले भी नहीं आती थी और आज भी नहीं आती। मैथ उनको पहले नहीं आता था, अब भी नहीं आता उनको। इंग्लिश पहले नहीं आता, आज भी नहीं आता उनको। कंप्यूटर साइंस पहले भी नहीं आता, आज भी नहीं आता। बाकी 7 सब्जेक्ट, जिसमें इस्लामियत है, जीके है, जिसमें पाकिस्तान अफेयर है, उनको एक एक एमसीक्यू रटा हुआ है कि जी फलां डेट को कब हुआ था कोई काम, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, कब आया, कौन सी रिफॉर्म कब हुई, एक एक पॉइंट तक अगर आप उनसे पूछेंगे ना, तो बगैर सोचे वो आपका आंसर सही बताएंगे। लेकिन ये है, अब मैथ के नंबर जाया हो जाते हैं, कंप्यूटर के नंबर जाया हो जाते हैं, इंग्लिश के नंबर जाया हो जाते हैं। अब देखिए, हर पेपर आपके हिसाब से नहीं आता। अब सम टाइम वो ऐसा करता है कि जीके वो बहुत ही टफ पूछ लेता है। अब उनके जीके के नंबर जो 7 सब्जेक्ट अच्छे थे या 5 अच्छे थे, वो उनके वहां से भी तो शैकल हो गए। लेकिन मसला ये बना कि जिन बच्चों की मैथ, इंग्लिश और कंप्यूटर अच्छा है, उन्होंने इधर से नंबर कवर कर लिए क्योंकि जीके सबका पूरा हुआ। लेकिन जिनके मैथ, इंग्लिश और मतलब कंप्यूटर अच्छा है, उन्होंने इधर से नंबर 5-7 ज्यादा ले लिए, तो ये वाले लोग नीचे रह गए। दूसरा नंबर पर ये होता है कि अगर देखें जीके सबका अच्छा हो गया, तो जीके तो इनका भी अच्छा हो गया, इनका भी अच्छा हो गया। लेकिन जिनके 7 सब्जेक्ट अच्छे हैं, उनका जीके अच्छा हुआ है, इनका भी अच्छा हुआ, लेकिन इनको मैथ और इंग्लिश और बाकी जो कंप्यूटर वो आता ही नहीं है। लो जी, ये अब इनसे 5, 10 या 15 नंबर नीचे रह गए, और ये वाला बंदा नंबर ले गया। तो इसलिए आपने जितने एरियाज होते हैं उन सबको कवर लाजमी करना होता है, ताकि आप लोगों को, ताकि आप लोग उन एरियाज में भी 2-2 4-4 एमसीक्यूज लेकर आप अपनी कामयाबी को यकीनी बनाएं। कभी भी अच्छी चीज को बार बार अच्छा नहीं करना होता। वो अच्छी है, उसको रिवाइज करते रहें। ऐसा नहीं कि उसको भूल जाए, अब अच्छी चीज को भूल दे, नहीं, ये नहीं होना चाहिए। जो चीज आपकी अच्छी है उसको टाइम देते रहे, रिवाइज करते रहे। लेकिन जो एरियाज आपको नहीं आते, जिन पे आपका मनोवन ईमान आया हुआ है ना कि ये मुझे नहीं आती, क्यों नहीं आती भाई? सन 2026 आ गया है, आपके पास हर तरह के गैजेट्स हैं। चैट जीपीटी है, फेसबुक, सॉरी, गूगल क्रोम है, यूट्यूब है, हर चीज है आप लोगों के पास। लेकिन फिर भी अगर आप टाइम नहीं लगा रहे, तो फिर ये तो आपकी नाकामी है। और एट द एंड आपके साल, 1 साल बढ़ेगा, 2 साल बढ़ेंगे, 3 बढ़ेंगे, फिर आपको लगेगा यार शायद, फिर आपका सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाता है। बंदे को लगता है यार मेरे से क्यों नहीं हो रहा, या मैं, मुझसे होगा ही नहीं। और ये आपका सबसे जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना, जब आपको सेल्फ डाउट आना शुरू हो जाते हैं, कि आपको फिर अपने ऊपर यकीन नहीं रहता, आपको अपने ऊपर से कॉन्फिडेंस हटना शुरू हो जाता है। मेरी साल 1.5 साल की जर्नी के अंदर लिटरली, अगर देखें, लोग नहीं सच बताते, लेकिन मैं खुद, जब मेरा 1 साल की जर्नी थी, 1 साल जर्नी के अंदर मैं दिन रात लगा हुआ था। और वो इस तरह से था कि मैं लाहौर के अंदर रहते हुए, आप देखें, इमेजिन करें, आप में से बहुत से बच्चे लाहौर भी होंगे, मैं लाहौर साल, सवा साल रहा हूँ, और मैं डेली रात 8 से 9 बजे सो जाता था। लाहौर के अंदर रहते हुए, आपको लाहौर के तो रात माना जाता है 2-3 बजे लोग सोते हैं और सुबह 10 बजे उठते हैं। और सुबह फजर के टाइम, फजर की अजान के टाइम मैं उठ के नमाज पढ़ रहा था और उठा होता था। अब वो बच्चा जो रात को 2 बजे सोया, आप यकीन करें, जो बच्चा 10 बजे के बाद चला जाता ना, या 9 बजे के बाद, वो बच्चा 9 से चाहे 1 बजे तक जागता रहे, वो पढ़ नहीं रहा होता, वो मोबाइल पे लगा होता है, वो कोई गेम खेल रहा है, वो कुछ चैट कर रहा है, वो कुछ भी कर रहा है व्हाट्सएवर, लेकिन वो पढ़ नहीं रहा। क्योंकि आप जब सारा दिन पढ़ते हैं, आपका माइंड उस टाइम चीजों को अब्जॉर्ब नहीं कर रहा था। ये साइंटिफिक रिसर्च है कि आप लेट नाइट जाके नहीं चीजों को याद कर रहे होते। फिर आप इधर 2 मिनट पढ़ लिया, एक एमसीक्यू पढ़ा है, और आधा घंटा आपका मोबाइल पे लगा गया, आपका मोबाइल पे सर्फ हो गया। तो आपने वो नहीं करना होता। मैं 1 साल, सवा साल रात को 9-10 बजे सोया होता था, और हार्ड लाइन थी कि 10 से तो आगे जाना ही नहीं है, जो मर्जी हो जाए। और उसके बाद सुबह फजर टाइम उठना है, फजर टाइम उठते ही नमाज पढ़ के, और जब लाइब्रेरी, कायदे आज़म लाइब्रेरी, आप लोग अगर वाकिफ होंगे, जो बागे जना के अंदर है, वहां पर लाइब्रेरी का खुलने का टाइम था 8 बजे। और वहां पर ऐसा होता था कि अगर आप 8 बजे लाइब्रेरी खुल रही है ना, तो आप अगर 8 बजे आए तो आपको अपनी मर्जी सीट नहीं मिलेगी, क्योंकि लोग 7 बजे आकर उन्होंने अपने बैग बैग वन, पहला बैग रखा, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह बैग रखना शुरू कर दिए। और 8 बजने तक तकरीबन कोई 50 बैग लाइन में लगा होता था, कि जो पहला बच्चा खड़ा है, वो पहले इंटर होगा और उसको अपनी मर्जी से सीट मिलेगी लाइब्रेरी के अंदर जाकर। अब देखिए, एक और कॉमन एरिया बाहर,
जहाँ पे सब लोग बैठे हैं और वहां पे शोर भी है, वहां पे पंखे लगे हुए हैं। एक है अंदर जो प्राइवेट एरिया है, जहाँ पर एक अलग कैबिन बना हुआ है, आप एसी लगे हुए हैं। तो आप वहां पर जब अलग कैबिन में बैठते हैं, आप दीवार की तरफ आपका मुंह होता है, पीछे कोई पता नहीं क्या हो रहा है, तो आप इस सुकून के साथ बैठ के पढ़ रहे होते हैं सारा दिन। तो इस सीट के लिए, एक अच्छी सीट के लिए, हम सुबह 7 बजे, सबसे पहले मैं और मेरा दोस्त जो हुसैन आजकल इन्फोर्समेंट ऑफिसर है, हम दोनों सुबह उठते थे। उठते ही नमाज पढ़ के, वो घंटा सुबह सुबह पढ़ के, फिर 7 बजे जाना, सबसे पहले जाके उधर बैग रखना। और हम दोनों ने साइकिल रखी हुई थी। फिर वहां से साइकिल पे वापस आना और आकर खाना खाना, और 8 बजे तक हमारा बैग उधर पड़ा होता था, हम जाके जनाब उधर सबसे पहले इंटर हो जाना और जाके अपनी मर्जी से सीट ले लेना। और सारा दिन शाम 8 बजे तक बैठ के पढ़ना। और एक और मजे की बात, लोग वहां से पता क्या करते हैं, जब लाइब्रेरी से 12 बजे खाने के लिए निकलते हैं, वो 3 बजे वापस आ रहे होते थे। लो जी, वो 12 बजे गए हैं और 3 बजे वापस, 3 घंटे जी अब खाना खाने जा रहे हैं, खाना खाया, चाय पी है, गप्पे लगाई और वापस आए, 3 घंटे गुजर गए। हालांकि आपका क्या एक दिन लगा है कि जी मैं सुबह से आया हूँ, शाम तक पढ़ रहा हूँ, लेकिन 3 घंटे आपके वेस्ट। और एट अ सेम टाइम मैं क्या करता था, मैं सुबह नाश्ते में अपने लिए एक परोठा और उसके अंदर जो सालन होता था वो लेके चला जाता था और अपने बैग में रखा था। उधर 12 बजे माइक्रोवेव ओवन के अंदर गर्म करना। 12 बजे उठे हैं, 12:30 जब नमाज का टाइम होता था, नमाज के टाइम से बिल्कुल उस नमाज के टाइम की टाइम, उसी टाइम बाहर आना जनाब, पार्क में 5 मिनट के खाना खाना अंदर, और जाना नमाज पढ़ के जनाब, आधे घंटे के अंदर नमाज भी पढ़ी जानी, खाना भी खाना और जाके पढ़ना शुरू कर देना। ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल रोबोट बना होता, लेकिन शाम 8 बजे के बाद हम वो बागेजना के अंदर वॉक भी करते थे, सम टाइम रनिंग भी कर लेते थे। मेरे पास एक रैकेट था, अभी भी ये लगा हुआ है। तकरीबन मैंने सन 2015 का 18 के अंदर ये 8-10 हज़ार का लिया था। मतलब बैडमिंटन का भी शौक है मुझे, खेलनी भी अच्छी आती है। तो एक आधा घंटा उधर बैडमिंटन भी खेल लेते थे। तो अगर आप टाइम मैनेज करेंगे और अपनी तैयारी के अंदर फोकस रहेंगे ना, तो आप सारे काम भी कर रहे होंगे और एट द सेम टाइम आप कामयाबी की तरफ जा रहे होंगे। जब आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी कामयाबी होगी, और कामयाबी का नशा बाकी नशों से बहुत अच्छा है, और आप सबसे आगे भी जा रहे होते हैं और आप अपनी जिंदगी के अंदर कामयाब भी हो रहे होते हैं। तो इसी चीज के साथ हम शुरू करते हैं आपके लिए ये मोटिवेशन, या मोटिवेशन से तो वैसे मुझे चीजें बड़ी, मतलब मैं और मेरा दोस्त था ना, जब कोई मोटिवेशन बंदा सुन रहा होता था ना, हम हंसते थे उसकी तरफ देखकर यार। मतलब वो ना हुसैन और मेरा, हमारा ये होता था, मैं उसे बोल रहा था हुसैन ने, कहता हुसैन ने यार ये देख, मतलब जवानी के अंदर आप चीज के लिए एस्पायर कर रहे हैं और फिर भी आपको मोटिवेशन की जरूरत पड़ रही है। हाउ रिडिकुलस। मतलब आपने वो काम सोच लिया है कि मैंने करना है, तो फिर उसके बाद क्या जरूरत है मोटिवेशन की, क्या जरूरत है किसी चीज की। जब आपने सोचा ही नहीं है तो फिर तो ठीक है, जब सोच लिया कि मैंने करना है, तो फिर तो बात ही खत्म है ना, फिर तो आप लग गए हैं, फिर आपका दिन भी वही है, रात भी वही है, और सारा टाइम भी वही है। और बराए करम फेसबुक, स्नैपचैट, टिकटॉक, इंस्टाग्राम, की चार चीजें, जब तक आप इनसे दूर हैं कामयाबी के नजदीक है, जब इनके करीब आए कामयाबी आपसे दूर है। ये एक फैक्ट है, और आप टाइम अपना वेस्ट नहीं कर सकते जब आप तैयारी के अंदर होते हैं। एक है ऐप, चाइना के, एक मेरा ख्याल है चाइना चाइनीज वो ऐप, और आपके हर बंदे के फोन के अंदर होती है। उसका नाम है जी डिजिटल वेलबींग। डिजिटल वेलबींग के नाम से एक ऐप होती है। इस तरह से, इस तरह की, शायद यहाँ पे नजर आप ना आ रही हो, इस तरह की डिजिटल वेलबींग, मैं नाम भी लिख के सेंड कर दूंगा, इस तरह की ऐप होती है। उसके अंदर आप शाम को डेली जाके देखा करें कि आपने आपका आज का स्क्रीन टाइम कितना था, आज आपने कौन सी ऐप कितनी देर यूज की है, और फिर आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कितने प्रोडक्टिव रहे और कितना आपने टाइम वेस्ट किया है। तो जी आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो बेसिकली लेक्चर नंबर 6, और वो है जी हमारा, ये रहा, प्रोबेबिलिटी और ज्योमेट्री के मुतालिक। आप लोगों को इसके अंदर ना, जी इसके अंदर हमारे पास आज जो है वो है जी प्रोबेबिलिटी और ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों ने जो उनके फार्मूलेज है ना, वो आपने लाजमी याद कर लेने, रट लेने हैं। फार्मूला याद करने से आप लोगों के एमसीक्यू जो ज्योमेट्री वाले हैं, वो एक दो आते हैं ना पेपर के अंदर, वो आपके सॉल्व होते हैं। वो इस तरह के फार्मूला, मतलब होते हैं क्वेश्चन कि उन्होंने एग्जैक्ट डिटो, जिसे कॉपी कहते हैं ना, उन्होंने दी होती है, वैल्यूज दी होती हैं। सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना होता है, आपने फार्मूला लगाना होता है और उसके अंदर वैल्यूज पुट करके आपने आंसर निकालना होता है। तो ज्योमेट्री जो है ना, उसके हम फार्मूले भी करेंगे, और मैं आपको थोड़ा बताऊंगा भी तरीका कि आपने कैसे ज्योमेट्री को टैकल करना होता है। उससे पहले हमारा टॉपिक है जी प्रोबेबिलिटी। अब प्रोबेबिलिटी क्या होता है? प्रोबेबिलिटी होता है चांसेस किसी भी चीज के एक्सक्यूज मी होने। सर। हाँ जी, जी जी। सर वो मैंने आपको मैसेज किया था। सर वो मार्क प्राइस वाले जो क्वेश्चन थे वो वैसे मेरा शायद ख्याल है हम क्लास ना वो में भी क्लास डिस्कस के नहीं बाद हुए ना, हैं ना। मैं ना आज जरा बिजी था, तो हम क्लास के बाद ना ग्रुप में डिस्कस कर लेंगे। मैं आपको वो लिख के ग्रुप में भी भेज दूंगा उसको, मतलब सॉल्व करके, और आपको भी सेंड कर दूँ। अब ये क्लास फिर हमारी लंबी हो जाएगी काफी, 2 घंटे की फिर रिकॉर्डिंग में, इसीलिए चलें आपको ठीक है। रिकॉर्डिंग लेट मिल रही होती है कि वो काफी लंबी होती है, उसको फिर एडिट करना और उसको फिर आगे लेके जाना, वो काफी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, तो टीम को ज्यादा टाइम लग जाता है। प्रोबेबिलिटी बेसिकली होती है चांसेस,
किसी के काम होने के, कोई भी काम आप कर रहे हैं उस काम होने के चांसेस कितने हैं। मतलब अगर फर्ज करें आपके काम, जैसे ये वैसे एग्जांपल नहीं सही, कोई और एग्जांपल देते हैं टेस्ट के हवाले से। देखिए, अगर कोई भी बंदा, कोई एक्स बंदा है, उसने टेस्ट दिया है पीपीएससी का, उसके दो चांसेस हैं, या टेस्ट पास होगा या फेल होगा। ये जो चांसेस है ना जी, हमने इनको डील करना, और ये है प्रोबेबिलिटी। किसी भी काम होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं या कितने कम हैं, या फेवरेबल चांसेस कितने हैं। फर्ज करें जी, आपने कोई भी कॉइन, जैसे नहीं होता सिक्का, सिक्का उछाला है। अब उसमें ना कॉमनली एक तो तरफ होता है बाबा कायदे आजम और एक तरफ होती है मस्जिद, इस तरह से होता है, या चांद और कायदे आजम की फोटो होती थी, या चांद और मस्जिद की होती थी ना। जो टीवी के अंदर जब क्रिकेट मैच खेले जाता है ना, तो वहां पर उसको कंसिडर किया जाता है हेड एंड टेल से। हेड एंड हेड एंड टेल मतलब एक से वो जो सिक्का होता है ना, उसके एक साइड पे होता है हेड और एक साइड पे होता है टेल, इस तरह से। हेड है फर्श के ऊपर, और नीचे यहाँ पर दूसरी साइड पे टेल है। अब सिक्के के दो साइड है, एक है हेड और एक है टेल। अब हेड आने के अगर आपने सिक्का उछाला है, तो हेड आने के चांसेस कितने हैं। एक दफा हेड आ सकता है, पॉसिबिलिटीज है, प्रोबेबिलिटी है। और एक दफा टेल आ सकती है, आपको पता नहीं है कि हेड कितनी दफा आएगा और कितनी दफा टेल आएगा। जब आपने सिक्का उछाला है, सिक्का हवा में है। अब अगर कोई पूछता है कि मुझे बताओ हेड आएगा या टेल आएगा, तो आप कहेंगे चांसेस है कि 50% हेड आ सकता है और 50% चांसेस है कि टेल आ सकता है। तो यही हमने फाइंड करना होता है कि किसी भी काम होने के चांसेस कितने हैं। तो ये पीपीएससी के अंदर इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। तो इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी है, मीनिंग ऑफ प्रोबेबिलिटी हम देखेंगे, यूज ऑफ प्रोबेबिलिटी इन डेली लाइफ देखेंगे, कॉइन टॉस है, डाइस है, कार्ड्स है, एग्जाम्स है। तो ये बेसिकली इधर ये जो एग्जांपल्स है ये मोस्टली फिट आती है। प्रोबेबिलिटी इज द मेजर ऑफ हाउ लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन। मतलब इसके अंदर ये होता है कि ये कितना पॉसिबल है कि कोई काम हो जाएगा, लाइकली एन इवेंट इज टू हैपन, कि मतलब कोई भी काम होने के चांसेस कितने ज्यादा हैं, या वो पास भी हो सकता है, वो फेल भी हो सकता है, कोई भी। अब है जी बेसिक टर्म्स इन प्रोबेबिलिटी, इसके अंदर बेसिक कुछ टर्म्स भी यूज की जाती हैं। एक्सपेरिमेंट है, एन एक्शन विद अनसर्टेन आउटकम। मतलब हमें पता नहीं है, जब हम सिक्का उछालते हैं कंफर्म तो नहीं है ना कि कौन आएगा, हेड या टेल आएगा। आउटकम है जी रिजल्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, जब हमने सिक्का उछाला है, सिक्का जमीन पे आ गया, अब कंफर्म हो जाएगा कि जी क्या आया, आउटकम क्या निकले, हेड आया या टेल आया। सैंपल स्पेस है, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। मतलब अगर देखिए, लाजमी नहीं है कि सिक्का ही हो, डाइस जैसे होता है। अब डाइस के तो छह पा होते हैं ना, डाइस में एक दो तीन चार पांच छह डाइस मतलब होता है, ये जो नहीं लूडो खेलते, लूडो का जो दाना होता है इस तरह गोल सा बना होता है, उसके ऊपर एक दो तीन चार इस तरह पांच छह, छह इंचे होते हैं बने हुए। तो जो है ना, मतलब डाइस, मतलब डाइस के अंदर अगर हम डाइस को रोल करेंगे, तो उसके अंदर जो चांसेस हैं कि कितनी आउटकम्स हैं पॉसिबल, तो छह आउटकम बनती है ना। कि मतलब अगर डाइस को हम फेंकेंगे तो पॉसिबिलिटीज है कि एक आ जाए, दो आ जाए, तीन चार पांच छह, इन दोनों में, इन छह में से कोई एक आ सकता है। तो ये डाइस की पॉसिबिलिटी है। फिर है सैंपल स्पेस, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम है। फिर है इवेंट है, एनी सब्जेक्ट ऑफ सैंपल स्पेस। तो मतलब कोई इवेंट हमने कोई काम किया है, तो उसके उसके बाद वो कितनी उसकी सैंपल स्पेस है, जैसे इसकी सैंपल स्पेस कितनी है, छह की है ना, मतलब छह बन सकते हैं, छह में से कोई आ सकता है, ये सैंपल स्पेस। इवेंट आने के या अकर होने के काम के चांसेस कितने हैं, तो उसकी सैंपल स्पेस पे भी डिपेंड करता है ना, कि अगर कोई हम काम कर रहे हैं तो उसकी सैंपल स्पेस कितनी है। जैसे जो हमारे पास सिक्का है, कॉइन है, उसके सैंपल स्पेस टू है ना, उसका या हेड आएगा या टेल आएगा। लेकिन जो डाइस है उसके हमारे पास जो सैंपल स्पेस है वो छह है। इसी तरह जो हमारे पास कार्ड होते हैं, जो ताश के पत्ते होते हैं ना, उसकी सैंपल स्पेस होती है वो 52 होती है, उसके जो 52 पत्ते होते हैं। तो ये हमारे पास सैंपल स्पेस है। अब प्रोबेबिलिटी का जो फार्मूला होता है ना, वो होता है जी बेसिकली, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। नंबर ऑफ मतलब किसी भी काम होने के कितने चांसेस हैं। या हम ये पूछते हैं, फर्ज करें जी कि आपके पास एक डाइस है, और डाइस आपने रोल किया है, और डाइस के अंदर आप कहते हैं कि जी मतलब छह इंचे होते हैं, एक दो तीन चार पांच छह होते हैं, और आप क्वेश्चन के अंदर ये कहते हैं कि जी मुझे बताएं जो है ना, जो डाइस के अंदर जो लिखे होते हैं कि जी एक आने के चांसेस कितने ज्यादा है या कितने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हम लिखते हैं। तो अब देखें जी, हमने जो टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितनी बन सकती है डाइस के अंदर, टोटल तो छह बन सकती है ना। कि हमने जो डाइस को रोल किया है, तो पॉसिबल है कि छह दफा, मतलब छह टोटल जो हमारे पास सैंपल स्पेस है, तो छह में से कोई आ सकता है, वो एक हो सकता है, दो हो सकता है, तीन है, चार है, पांच है, छह। तो हमें वो कहता है कि नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कौन सी है। अगर हमने जिक्र स्पेसिफिकली कर दिया ना एक का, कि एक दाना कितनी दफा आएगा,
तो वो एक टाइम का 1/6 है। 1/6 है, तो मतलब जो 6 में से जो एक आने की पॉसिबिलिटी है वो 1/6 है, कि 6 में से कोई एक एक दफा एक आ जाएगा। लाजमी नहीं कि वो एक आए, हम बात कर रहे हैं पॉसिबिलिटीज की, हैपन होने की, अकर होने की, कि कितनी दफा एक आ सकता है। तो 6 में से एक दफा एक आ सकता है। और अगर इसी तरह अगर हम हमें कहें कि जी दो किसी दफा आ सकता है, दो भी वो एक 1/6 आएगा। अगर मैं कह देता है कि जी तीन किसी दफा आएगा, तो इस तरह से हमारे पास नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स हैं, और इसके डिवाइड करेंगे हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी बन सकती हैं। उसके बाद है सर जी, ये क्वांटम फिजिक्स वाला तो नहीं है प्रोबेबिलिटी? नहीं नहीं बच्चे, क्वांटम फिजिक्स कहाँ पे है, वो अजीम चीज है। ये पीपीएससी का पेपर है। मेरा सब्जेक्ट फिजिक्स है, तो क्वांटम फिजिक्स इधर नहीं आएगी, क्वांटम फिजिक्स कहीं और यूज होगी। सर मैंने भी फिजिक्स पढ़ी है। क्वांटम फिजिक्स के अंदर तो हमारे पास होती है ना, क्वांटम के अंदर बेसिकली हम यूज करते हैं प्रोबेबिलिटी की मैथ्स के साथ, कि हाँ। कोई भी चीज कितना, मतलब बच्चों में आपको एक और चीज समझाता चलो। क्वांटम फिजिक्स के अंदर अगर हम बात करें ना प्रोबेबिलिटी की, फिजिक्स के अंदर ये जैसे मैं आपको नजर आ रहा हूँ, तो फिजिक्स कहेगी कि मैं 100% यहाँ पर नहीं हूँ। क्वांटम फिजिक्स के एतबार से वो कहता है कि पॉसिबिलिटीज है कि मेरा जो मैक्सिमम मैस है ना वो यहीं पर है। वो कहता है अकॉर्डिंग टू क्वांटम फिजिक्स हम 92 टू 94% तक हम किसी एक जगह पर मैक्सिमम होते हैं। मतलब फिजिक्स के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर जो बैठा हूँ आपके सामने नजर आ रहा हूँ, तो मैं 100% यहाँ पर नहीं बैठा। वो कहती है कि मेरे जो जिस्म की वेव्स हैं या जो एनर्जी है वो इधर भी है, इधर भी है, लेकिन मैं मैक्सिमम मेरा मैस यहाँ पर है। तो दिस इज कॉल्ड बेसिकली क्वांटम फिजिक्स के अंदर जो होती है ना प्रोबेबिलिटी, किसी भी चीज का किसी एक खास पॉइंट पर कितना ज्यादा पाया जाना, हमारे पास क्वांटम फिजिक्स के अंदर प्रोबेबिलिटी कहलाते हैं। ऐसे ही है बच्चे, फिजिक्स जी सर, इंशाल्लाह पढ़ा। आपने कौन सी क्वांटम फिजिक्स के ऑथर वाली पढ़ी बुक? बच्चे मैंने कोई ऑथर वाली नहीं पढ़ी, जो टॉपिक्स थे वो सारे पढ़े थे, किताबें जॉन वाली काफी। पढ़ी है, माइकल वाली पढ़ी है? अब एग्जैक्ट याद नहीं है, 3 साल हो गए किताबों के ऑथर के नाम नहीं याद, लेकिन ये है कि पढ़ी काफी थी। फिजिक्स मैंने यूट्यूब पे पढ़ानी है, लेकिन अभी नहीं, अभी को 2-4 साल के बाद इंशाल्लाह पढ़ाएंगे। और फिजिक्स जो है सबसे ना, मुश्किल वही थी क्वांटम फिजिक्स। मैं इंशाल्लाह देखूंगा किताबें ये सारी, इधर फिजिक्स की भी पढ़ी हुई हैं, तो कुछ घर पढ़ी हुई हैं, तो एग्जैक्ट ऑथर का नाम नहीं याद। अच्छा जी, सर्टेन इवेंट्स हैं, टाइप्स ऑफ इवेंट है। सर्टेन इवेंट्स है, प्रोबेबिलिटी 1 हो सकती है किसी भी काम की, इम्पॉसिबल इवेंट है। अब देखें जी, कोई भी काम हम कर रहे हैं ना, अब आ जाए अब मैथ वाली प्रोबेबिलिटी के ऊपर, आप फिजिक्स वाली को भूल जाएं। जो मैथ वाली प्रोबेबिलिटी है वो ये कहती है कि कोई भी काम होने के चांसेस जीरो नहीं हो सकते। कोई भी काम होने के चांसेस जीरो नहीं हो सकते। आपने अगर सिक्का उछाला है ना, जो कॉइन है, अगर आपने उसको टॉस किया है, तो पॉसिबिलिटी है या हेड आएगा या टेल आएगा। ये नहीं हो सकता कि कुछ भी ना आए। ये नहीं हो सकता कि कुछ भी ना आए, मतलब वो कह रहा है कि इम्पॉसिबल इवेंट है, कि प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं आ सकती। अगर आपने वो डाइस उसको रोल किया है ना, तो ये इम्पॉसिबल है कि कोई दाना आए ही ना। कभी ना कभी 1 आएगा, 2, 3, 4, 5, 6, 6 में से कोई ना कोई एक आएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि कुछ भी ना आए, क्योंकि उसके ऊपर लिखा हुआ है उनमें से कोई ना कोई एक तो आएगा ही। तो ये बेसिकली है कि वो कहता है इम्पॉसिबल इवेंट ये है कि प्रोबेबिलिटी जीरो नहीं आएगी। अब ये एमसीक्यू किस तरह बन सकते हैं, अगर वो फर्ज करें जी, वो पूछ लेता है कि क्या अगर हमने सिक्का उछाला है और उसके अंदर क्या जी, मतलब ये है कि प्रोबेबिलिटी के कोई चीज भी ना है, तो वहां पर अगर एमसीक्यू बना तो आप कहेंगे कि नो, ऐसा नहीं हो सकता कि प्रोबेबिलिटी उसकी जीरो आए। उसकी कुछ ना कुछ तो आएगा, वो हेड आएगा, टेल आएगा, लेकिन उन दोनों में से कोई ना कोई चीज लाजमी आएगी। तो कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूँ, बेसिकली आपको प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ताकि आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। जब आपको कुछ चीज आती है ना, तो फिर कॉन्फिडेंस आता है। तो वही कॉन्फिडेंस बेसिकली मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ। तो उसके बाद है जी कंप्लीमेंट्री इवेंट है, मतलब कोई भी मतलब 6 में से कोई एक आ सकता है, दो आ सकता है, तीन आ सकता है, 4, 5, 6, या फिर कॉइन है तो उनमें से हेड या टेल दोनों में से कोई एक आ सकता है। उसके बाद है जी, और है ये सर्टन इवेंट, मतलब पॉसिबिलिटी ये है कि कोई एक जो सर्टेन है, जो मखसूस है, जो पक्की बात है, वो उनमें से कॉइन में से कोई एक आएगा, डाइस में से कुछ 6 में से एक आ जाएगा। तो ये सर्टेन इवेंट है कि दोनों में मतलब 6 में से एक आ सकता है। फिर जी सैम्पल एग्जांपल, हमारे पास सिंपल एग्जांपल जो है वो टॉसिंग अ कॉइन है, रोलिंग डाइस है, पिकिंग अ कार्ड है, जो हम कार्ड्स खेलते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। अब इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं जी। व्हेन अ कॉइन टॉस्ड द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल इज, जब हमारे पास हमने कोई टास्क किया है कॉइन के साथ, तो टेल आने की पॉसिबिलिटी प्रोबेबिलिटी कितनी है? वन। सर 1 होगी। 1 होगी, ठीक है, 1 होगी, कि उसमें से पॉसिबिलिटी है कि, और ये 1/2 होगी, ठीक है ना, 1/2 होगी। टोटल आउटकम्स कितनी है?
नंबर टोटल। नंबर ऑफ कितनी है? दो है, मतलब हेड भी आ सकता है टेल भी आ सकता है। और उन्होंने टेल पूछी है तो 1/2 हो जाएगी, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमारे पास प्रोबेबिलिटी है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है व्हेन 3 कॉइन आर टॉस्ड। जब हम तीन, मतलब तीन अंपायर इकट्ठे खड़े हैं और तीनों ने कॉइन को टॉस किया। व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएंगे? उन्होंने यहाँ पर ये नहीं पूछा कि कौन सी चीज आने के चांसेस कितने हैं, उन्होंने कहा टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी बनेगी। 3 वन बाई होगी। कितनी वन बनेगी बाय बच्चे? थ्री नहीं क्योंकि नहीं कोई ना कोई एक तो आएगी ना जब नहीं बच्चे, टॉस उन्होंने होगा। तीन उन्होंने पॉइंट थ्री उन्होंने बाय थ्री सिक्स बाई वन होगी। 3/6 तो 1/2 हो जाएगी। सिंपल आंसर है 6। क्वेश्चन को दोनों समझे तरफ ना। से आ सकता है। उन्होंने कहा जी व्हेन 3 कॉइन आर टॉस्ड द टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितनी आएंगी टोटल। अब एक सिक्के के अंदर दो आउटकम है, दूसरे के अंदर भी दो है, तीसरे के अंदर भी दो है, तो इनको जमा कर लेंगे ना, सिंपल। यहाँ पे उन्होंने ये नहीं पूछा कि टेल आने के चांसेस कितने हैं या हेड आने के चांसेस कितने हैं, उन्होंने कहा जी टोटल आउटकम कितनी बनेगी। टोटल 6 बनेगी ना हमारे पास। तो ये बेसिकली हमारे पास उन्होंने टोटल आउटकम पूछी। जैसे हमारे पास वो कहते हैं कि जी हम ताश खेल रहे हैं, तो ये बताइए टोटल आउटकम्स कितनी बनेंगी। टोटल आउटकम कितनी है? टोटल 52 बनेगी। रोल के अंदर 6 बनेगी जो 62। डाइस है। तो ये हमारे पास बेसिकली कॉइन के अंदर सिर्फ एक कॉइन होगा तो उसमें टोटल आउटकम कितनी है? 2 है। टू। अब ये है जी व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड। वो कह रहा है जब दो कॉइन को टॉस किया जाएगा एट अ टाइम, एक ही दफा में, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स। वो कह रहे हैं दो, ये मैंने आगे आंसर लिखा हुआ है, इसको आप मद्देनजर अभी ना कीजिएगा आप लोगों के लिए, लेकिन आपने सिर्फ ये देखना है जो स्टेटमेंट है। वो कह रहे हैं कि जी आपने दो कॉइन है आप लोगों के पास और आपने उनको टॉस किया है, तो आप लोगों के पास दो हेड आने के चांसेस कितने हैं। देखें जी, सबसे पहले हम देख लेते हैं टोटल आउटकम कितनी बनेगी हमारे पास यहाँ पर। दोनों सिक्कों को जब दो सिक्के उछाले हैं, पॉसिबिलिटी है दोनों दफे हेड आ जाए। ऐसा हो सकता है ना, दोनों सिक्कों में हेड आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि दोनों में टेल आ जाए। ऐसा भी पॉसिबल है कि एक दफा हेड आ जाए और एक दफा टेल आ जाए। और ऐसा पॉसिबल है एक सिक्के में टेल आ जाए दूसरे में हेड आ जाए। टोटल आउटकम कितनी बन गई है? 4 बनी है ना। 4। अब दोनों सिक्कों को हम इकट्ठा गिन रहे हैं, अलग अलग नहीं गिन रहे, ठीक है ना। तो ये हमारे पास देखें हेड हेड आ सकता है, टेल टेल आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है। तो टोटल आउटकम हमारे पास है 4। और उन्हें पूछा है हेड आने के चांसेस कितने हैं। तो ये देखें हेड आने के चांसेस एक दफा ना, जो दोनों में एक दफा हेड आ जाएगा, मतलब दोनों सिक्कों में हेड आने के चांसेस एक है। भी एक टाइम ऐसा हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, तो ये 1/4 हो जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? कोई बच्चा बता दे। यस सर। चलो जी, वेरी सर गुड। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 करवाया है तो काइंडली इसको रिपीट करिएगा। मेरा नेट का इशू हो गया था तो मुझे पता नहीं चला। मुझे ऐसा लग रहा है कि सारी वो मिसिंग हो गया है कुछ, बिल्कुल ही व्हेन अ सारा। कॉइन टॉस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। देखिए जी हमारे पास इस तरह से है, वो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन एग्जांपल लिखी हुई ताकि आप लोगों को समझ आना शुरू हो जाए। तो जब भी हम कोई सिक्का उछालते हैं तो उसके अंदर कितनी होती है प्रोबेबिलिटी आने की किसी भी चीज की? दो प्रोबेबिलिटी होती है, मतलब या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है, बेसिकली ऐसे ही है। तो उन्होंने पूछा है व्हेन अ कॉइन टॉस द प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल। जब हमने कॉइन को टॉस करेंगे तो टेल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो वो है जी 1/2, मतलब टोटल आउटकम 2 है फार्मूले के हिसाब से, और 1 है कि मतलब टेल आने के चांसेस जो 1/2 होंगे। क्लियर है यहाँ तो तक? सर ये जो नीचे नीचे जो वैल्यू आएगी ये हमारे पास टोटल जो लाइक हेड टेल में 2 है, हेड और टेल, ये इस तरह टोटल जो है वो नीचे आएगी। हाँ, टोटल जो नंबर जैसे हम एवरेज निकालते हैं ना, हम ऊपर वाले को जमा करके नीचे टोटल नंबर पे डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पर जी टोटल जी जो आउटकम है वो नीचे रखेंगे और जो पूछी गई है वो हम ऊपर रखेंगे। ठीक है। ओके। उसके बाद है जी फेयर 6 साइडेड डाइस। यहाँ पे डाई लिखा हुआ है, डाइस है वैसे। अब है जी फेयर 6 साइडेड डाइस। एक हमारे पास वो कह रहा है कि एक 6 साइडेड डाइस है। डाइस के आपको पता है 6 साइड ऐसे होते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। 6 साइडेड होती हैं डाइस की। अब वो कह रहे हैं फेयर 6 साइडेड डाइस इज थ्रोन वंस। हमने सिर्फ एक दफा फेंकी है, आपने ये याद रखना है। स्टेटमेंट को देखना है, मैंने आपको पहले बताया था जब आप स्टेटमेंट को देखेंगे तो आपका 90+% जो है क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाएगा, जब आपको स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। तो फेयर 6 साइडेड डाइस इज थ्रोन वंस, एक दफा फेंकनी है। अगर दो दफा फेंकेंगे तो फिर चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे, तीन दफा फेंकेंगे तो चांसेस और ज्यादा 6 12 18 होते जाएंगे इस तरह। लेकिन उन्होंने कहा एक दफा में डाइस फेंकी है। व्हाट इज द probability of getting a number greater than 6।
4 से ज्यादा नंबर आने के चांसेस कितने हैं? तो 4 से ज्यादा कितने हैं? 5 है और 6 है ना, दो दो है ना, तो प्रोबेबिलिटी आएगा यहाँ पर, दो प्रोबेबिलिटी, तो ये 2 आ जाएगा, और नीचे कितना आएगा फिर? 6 आएगा, तो ये 1/3। 1/3। तो ये हमारे पास है सर जी 1/6। जी बच्चे। सर हम मैंने तो इस तरह से किया था कि या फिर आएगा या फिर नहीं आएगा, तो दो पॉसिबिलिटीज हैं, तो वो इस तरह से 2/6 करके। नहीं नहीं, ऐसा भी आपने हो सकता है। क्या मतलब है समझ, इसी मतलब क्वेश्चन ये के, जो ऊपर 2 आ रहा है कि पॉसिबिलिटीज कैसे आ सकती हैं कि 4 आने की, या फिर आ सकते हैं या फिर नहीं आ सकता। नहीं बच्चे उन्होंने 4 नहीं पूछा, हुआ क्वेश्चन को समझा ही नहीं आप, उन्होंने ग्रेटर देन 4, डाइस के अंदर ग्रेटर देन 4 कौन सी है? 4 के अलावा। 4 के अलावा, 4 से बड़े वाले, तो डाइस के अंदर 4 से बड़े ओके, कितने और नंबर होते हैं? 5 या 6 होते हैं ना। 5 और 6। और मैंने अभी आपको स्टार्ट में बताया है कि प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती बच्चे, कभी भी प्रोबेबिलिटी 0, आपने कहा ना या आ सकता है या नहीं आ सकता, प्रोबेबिलिटी 0 नहीं हो सकती, ये आपने याद रखना है। प्रोबेबिलिटी कुछ ना कुछ होगी, वो 1/6 होगी, वो उनमें से एक ना एक आने के चांसेस होंगे, ये आपने याद रखना है। सर्टेन जो है वो एक प्रोबेबिलिटी आएगी, ऐसा नहीं है आप या जिंदा या फौत हो गए, ऐसा नहीं है। आप जिंदा हैं तो फिर उसके बाद जो काम हो रहे हैं वो हो रहे हैं, आप सांस ले रहे हो तो ले रहे हैं। ओके सर। हाँ, तो ये प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी जो है वो ग्रेटर देन 4 में उन्होंने पूछा है, तो नंबर उन्होंने 4 से ज्यादा वाले पूछा, अगर वो 4 से कम वाले पूछता ना, यदि 4 से कम वाले कितने हैं, तो फिर 4 से, तो ये 1 2 और 3 हो जाएगा, फिर इस तरह से फिर आ जाएगा 3/6 आ जाएगा, तो हमारे पास हो जाएगा 1/2, तो इस तरह से हो जाएगा। तो क्वेश्चन को आपने देखना ध्यान से। अब जी ये हो गया हमारा क्वेश्चन, और उसके बाद है जी आ कार्ड इज ड्रॉन। अब कार्ड को हमने, जो ताश के पत्ते होते हैं उन पे आगे, पहले हमने कॉइन किया, फिर हमारे पास डाइस आया, एंड देन हमारे पास फेमस वन है कार्ड्स के पत्ते। अब आपने ये याद रखना है, ये आप लोगों के लिए मैंने क्वेश्चन को सॉल्व भी किया हुआ है यहाँ पर। कार्ड की जो होता है ना, जो ताश के पत्ते होते हैं उसमें जो टोटल होते हैं वो पत्ते 52 होते हैं, ये आपने याद रखना है, टोटल होते हैं पत्ते 52। अब उसके अंदर कलर्स किस तरह से होते हैं ये मुझे, क्योंकि मैंने ताश कभी खेली नहीं है, तो मुझे आइडिया नहीं था कि रेड कितने होते हैं, ब्लैक कितने होते हैं एग्जैक्टली, तो आप खुद भी गिन लीजिएगा, या यूट्यूब के ऊपर या फेसबुक के, सॉरी गूगल के ऊपर आप लोगों के पास वो पड़े होंगे कि जी इतने होते हैं रेड और ब्लैक, और इसकी तरह से, और उनकी टाइप्स भी कुछ होती हैं पत्तों की ना। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ वेल शफल्ड पैक, वो कहते हैं उसका पैक होता है ना इतना, वो कहते हैं जी वेल शफल्ड पैक होते हैं 52 प्लेइंग कार्ड्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड। वो कह रहे हैं कि रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब ये देखें टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने हैं? 52 है। अब टोटल पत्ते हैं, अब इसमें जो रेड होते हैं ना, रेड जो वो 13 रेड होते हैं हार्ट्स के, इस तरह वो बना होता है हार्ट इस तरह से, उसके ऊपर ना इस तरह से रेड, मतलब जो लाल रंग के जो हार्ट होते हैं वो 13 होते हैं पत्ते, और जो डायमंड होता है ना वो मेरा ख्याल है इस तरह से बना होता है, इस तरह से, आई थिंक सो डायमंड इस तरह से या कुछ इस तरह से होता है, मतलब ये 4 शक्लें होती हैं बेसिकली। तो हमारे पास जो डायमंड होता है ना जी, डायमंड के भी 13 लाल पत्ते होते हैं, उन्होंने हमसे लाल पूछे हैं, वो भी 13 होते हैं, ये भी 13 है और ये भी 13 है। तो हमारे पास जो टोटल उसने रेड पत्ते पूछे हमसे, तो जो रेड पत्ते टोटल होंगे वो फिर 13 + 13 कितने हो जाएंगे? 26 हो जाएंगे, 20। 26 हो जाएंगे। तब उसने हमसे पूछा है कि जी रेड कार्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो फिर 26/52 हो जाएगा। टोटल 26 है, मतलब 26 हमने पूछे गए रेड वाले, और टोटल जो है उसके वो 52 है, 26/52। तो ये हमारे पास अगर हमको डिवाइड करेंगे तो 1/2, तो मतलब 1/2 चांसेस है, मतलब टोटल 52 पत्ते हैं, एग्जैक्टली हाफ जो है वो रेड है। तो इसका मतलब क्या है कि 1/2 है ना, वही सिक्के वाली एग्जांपल है कि ये हेड आएगा या टेल आएगा, इसका मतलब ये है कि जो 26 पत्ते हैं वो रेड है, और जो 26 पत्ते हैं वो हैं जी ब्लैक, तो एग्जैक्टली 50-50% है। तो चांसेस ये है या तो रेड आएगा या ब्लैक आएगा, तो 50-50% चांस, मतलब 1/2% चांसेस है कि या रेड आएगा या फिर ब्लैक आएगा। उसने हमसे यही पूछा, रेड की फॉर्म में पूछा है, तो हम फिर टोटल को रेड पे डिवाइड कर देंगे, मतलब जो रेड है उसको टोटल पे, मतलब रेड बटा टोटल पत्ते, तो 56/52, सॉरी 26/52 कर देंगे, 26/52, तो इस तरह से हमारे पास ये नंबर आ जाएंगे जो 1/2 बन जाएगा। यहाँ तक मुझे बताएं कि कोई कंफ्यूजन हो आपको प्रोबेबिलिटी के अंदर। नो सर। बस आपने ये याद रखना है टोटल जो आउटकम्स कितनी बनती हैं, तो आप लोगों को ये याद होनी चाहिए, आप लोगों को ये नहीं, पेपर के अंदर लाजमी नहीं, वो वहां पे सिर्फ कार्ड पूछेगा, वो ये नहीं कहेगा कि 52 प्रोबेबिलिटी है, वो ये नहीं कहेगा कि कॉइन की 2 प्रोबेबिलिटी है, या
डाइस की 6 हैं। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जैसे आपको पता होना चाहिए ना कि पाकिस्तान कब बना है, वैसे ही पता होनी चाहिए कि डाइस की जो साइडें हैं वो 6 बनती हैं, या फिर वो जो कॉइन है उसकी 2 साइडें हैं, और कार्ड है उसकी 52 है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसी तरह से सर जी सर सिर्फ इसमें ये हार्ट का और डायमंड का भी पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं, आपको पता होना चाहिए इसके लिए। लेकिन थोड़ा सा ये ज्यादा हो जाता है, मतलब ये ज्यादा टफ बनाना चाहिए ना पेपर, तो वो इस तरह पूछ सकते हैं। अदरवाइज वो रेड एंड ब्लैक पूछ लेता है, या वो पूछ लेता है जी मतलब अब आपको पता है एक एक पत्ते के 4 4 पत्ते होते हैं इस तरह से। तो वो सारी चीजें होती हैं आपको मतलब कुछ पढ़ लेंगे ना, याद कर लेंगे, तो फायदा ही होगा, नुकसान नहीं होगा उसका। एक दफा उसको खोल के देख लेंगे। और यहाँ पर मेरे पास बुक के ऊपर बना हुआ है, तो मैं इसकी पिक्चर लेके आपको सेंड कर दूंगा, या फिर गूगल से निकाल के सेंड कर दूंगा, ताकि आपको पता चल जाएगा कि कौन से शेप के कितने होते हैं और कौन से कलर के कितने होते हैं। तो आप एक दफा देख लीजिएगा। टोटल याद रख लें, टोटल 52 है। 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं, ये मेन चीजें हैं। और उसके बाद हर एक टाइप का 4 4 पत्ते होते हैं, हर एक टाइप का, मतलब जो उसके अंदर 2 होगा वो भी 4 पत्ते होंगे, जो 3 नंबर का पत्ते होंगे वो भी 4 होंगे। इस तरह से अगर 3 नंबर के पत्ते में देखने ना, तो वो भी 4 होंगे। ये 3 3 के भी 4 होंगे इस तरह से। ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3। अब इनके अंदर जो ना उनकी शक्लें, फर्ज करें ये इस तरह से होता है, ये जी हार्ट का हो जाएगा इस तरह से, ये डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। वो आपने पास देख लेने हैं। बाकी इतना डीप वो जाता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना चाहिए, आप कंपटीशन के अंदर हैं, और कंपटीशन मीन कंपटीशन। सर अब प्रोबेबिलिटी में बस ये 3 टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, लाइक क्यूब और ये डाइस और ये ताश वाले कार्ड्स हाँ, वाले, इसके प्रोबेबिलिटी अलावा के अंदर ज्यादा चांसेस यही होते हैं, कॉइन ज्यादा, कॉइन के आगे, डाइस के आगे, या फिर आ जाते हैं कार्ड्स के। ज्यादा चांसेस यही होते हैं। या फिर अगर वो फोर्थ टाइप वो बनाएगा, तो वो आपको बता देगा कि टोटल आउटकम इतनी बनती है, तो ये बताएं जी मुझे कितना होता है। यस सर। उसके बाद है जी ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के अंदर आप लोगों को फार्मूले याद होने चाहिए। टोटल 12 फार्मूले हैं, सिंपल से, और कुछ भी नहीं है। अगर फार्मूला आपको याद होगा ना, उसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि वो कोई भी आपको क्वेश्चन पूछेगा तो आपको पता होगा, और आप उसके अंदर वैल्यू पुट करेंगे और आप अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। बेसिकली आपको उसकी जो फार्मूला है वो याद होना चाहिए। वो डायरेक्ट समटाइम वो डायरेक्ट फार्मूला पूछ लेते हैं कि ये फला जो चीज है इसका एरिया का फार्मूला कितना होगा। जब मैंने पेपर दिया था, आई थिंक सो, उसने एरिया पूछा हुआ था किसी चीज का, या वो पूछ लेता है जी फलां चीज का एरिया कितना है, वॉल्यूम कितना है। तो इस तरह से आप, या पेरीमीटर कितना है। तो ये आपको 12 फार्मूले ये आपको याद होने चाहिए। सिंपल 12 फार्मूले, 2 मिनट का काम है। और ज्यादातर आपको पता होना चाहिए। कॉन्सेप्ट में आपको समझा दूंगा अभी, फार्मूले आपके लिए याद करने आसान हो जाएंगे। सबसे पहले जी, ज्योमेट्री डील्स विद, ज्योमेट्री जो डील करती है वो शेप से डील करती है, साइज के साथ डील करती है, और प्रॉपर्टीज ऑफ फिगर्स पे मतलब डील करती है। यूज इन इंजीनियरिंग है इसका, आर्किटेक्चर के अंदर, मैप्स के अंदर, और डेली लाइफ के अंदर यूज है। अब है जी बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट है। अब जी पॉइंट है, नो डायमेंशन है, लाइन है, इन्फिनिट लाइन लेंथ है, और उसके बाद लाइन सेगमेंट है, फिक्स लेंथ है। ये चीजें मैंने आप लोगों के लिए वैसे ऐड की हुई थी। अदरवाइज ये आप लोगों की वन पेपर के अंदर जरूरत नहीं होती। अक्सर सीएसएस के अंदर ये चीजें ज्यादा जरूरी होती हैं, या फिर जहाँ पे सब्जेक्टिव पेपर आपने करना हो। हम इसको, उसको एक टाइप्स ऑफ एंगल है। अब ये आपने याद रखने हैं, टाइप्स ऑफ एंगल। 5 तरह के टाइप्स ऑफ एंगल होते हैं। अब वो कौन कौन से होते हैं? सबसे पहला होता है अक्यूट, एक्यूट एंगल। आपने ये याद रख लेना है राइट एंगल के बारे में। ये ऐसा समझ लें, ये इसके अंदर एंगल्स के अंदर ये ना बाइबल है। राइट एंगल होता है हमेशा 90 का। ये ऊपर ये जो है ना, ये एंगल को जाहिर करता है। ये केमिस्ट्री के अंदर सेंटीग्रेड को या और किसी को टेम्परेचर को जाहिर करेगा, लेकिन यहाँ पर मैथ के अंदर ये एंगल को जाहिर करता है। जो राइट एंगल होता है, ये आपने याद रखना है, ये हमेशा होता है जी 90 का। और आप में से कोई मैथ का है, तो जो राइट एंगल होता है वो होता है बेसिकली 90 का, 90 का। अब ये ऐसे बनता है, इस तरह अगर एग्जैक्ट बनाए ना, इस तरह से एक लाइन ये है और एक लाइन ये है। दूसरी लाइन की परपेंडिकुलर। बच्चे आप लोग अपना माइक ऑफ रखा करेंगे, सिर्फ क्वेश्चन का टाइम ऑन करेंगे, अदरवाइज नहीं। तो ये आपका ये जो एंगल है, ये है राइट एंगल। जिसका नेक्स्ट टाइम इस तरह खुद ब खुद माइक ऑन हुआ को बात की, तो मैं उसको निकाल दूंगा क्लास से। तो ये 90 है। तो ये जो हमारे पास इस तरह से एंगल होता है ना, अब देखिए एक एंगल हमारे पास फर्ज करें ये है ना, ये 90 नहीं है। जब इस तरह से ये एग्जैक्ट ये वाला बनेगा ना, तो ये हमारे पास एंगल यहाँ पर 90 बनता है। जब दो लाइनें आपस में एक दूसरे को क्या कर रही हो, क्रॉस कर रही हो इस तरह से, तो ये जो एंगल हमारे पास बनेगा ये 90 का बनेगा। ठीक है, एग्जैक्टली इस तरह से। तो आप लोगों ने ये याद रखना है कि जो हमारे पास है ना
सर ये राइट दोबारा एंगल, बता दीजिएगा, डिफरेंस जो अभी बता रहे थे। राइट एंगल का जी सर। मतलब आपने सिंपल ये करना है कि जो एक आप ले लेनी है आपने हॉरिजॉन्टल लाइन इस तरह से, और एक आपने ले लेनी है ये वाली ऊपर वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन इस तरह से। तो ये जो हमारे पास एंगल बनेगा ये 90 का होगा। ठीक है, अगर फर्ज करें यहाँ पर, अगर हम ना, आपको खुद भी आइडिया, आप अगर बनाएंगे ना पेज के ऊपर, एग्जैक्टली आपने इस तरह लेना है। अगर यहाँ से इससे छोटा होगा ना, अगर कोई यहाँ से आ जाएगा तो ये छोटा, अब ये 90 का टोटल, अब ये जो दरमियान में बनेगा ये 45 का बन जाएगा अगर हम बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर से बनाएंगे। ये 90 का अगर हम यहाँ सेंटर में बना लेके जाएंगे तो इन दोनों का आपस में कितना बनेगा 45, और ये 45, तो ये दोनों को मिला के 90 हो जाएगा इस तरह से। क्लियर है? तो इस तरह से आपने इसको बनाना होता है। तो ये हमारे पास 90 का एंगल बनता है इस तरह से। इसे हम कहते हैं जो 90 का एंगल होता है, ये आपने पेपर के अंदर एमसीक्यू कई दफा उसने पूछा हुआ है कि राइट एंगल कितना होता है, तो आपने वो बताना है 90 होता है। अब जो एंगल 90 से छोटा होगा वो हमारे पास कहलाएगा एक्यूट, एक्यूट एंगल। जो एंगल 90 से छोटा होगा वो कहलाएगा एक्यूट एंगल। हर वो एंगल जो 90 से बड़ा होगा उसे हम कहेंगे ऑब्ट्यूस। एक्यूट एंड ऑब्ट्यूस, 90 से छोटे वाला एक्यूट है, 90 से बड़े वाला ऑब्ट्यूस है। और उसके बाद दो मजीद एंगल है, एक है स्ट्रेट लाइन। अब जो स्ट्रेट लाइन होती है ना बच्चे, वो उसका एंगल होता है 180 का, 180 का। अब आप पूछेंगे सर ये कैसे? तो ये देखिए जी, ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन है इस तरह से, अगर हम इसको ऐसे बनाएंगे तो ये हमारे पास जो बनेगा एंगल 90 का एंगल ये बन जाएगा, और 90 का ये बन जाएगा। तो ये हमारे पास टोटल 90 प्लस 90 को मिला के हमारे पास बन जाएगा 180। तो जो स्ट्रेट सीधी लाइन होती है ना, सीधी लाइन इस तरह से, जो अगर वो स्ट्रेट लाइन होगी तो उसका जो एंगल होगा वो 180 होगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारे पास। और जो कंप्लीट होता है ना, कंप्लीट किसी सर्कल का, मुकम्मल का, तो वो हमारे पास होता है 360। अब वो किस तरह, 90 ये वाला है, और 90 ये 180, फिर 90 ये वाला 270, एंड देन ये 90 360। कोई सर्कल होता है ना हमारे पास इस तरह सर्कल, तो उसका टोटल एंगल बनता है वो 360 बनता है। ये थोड़ा सर्कल टेढ़ा बना, अदरवाइज आपको पता चल गया कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो जो हमारे पास सर्कल होता है ना, उसका जो हमारे पास एंगल बनता है वो 360 होता है। इस तरह से हम इसको ऐसे करते हैं, इस तरह 90 90 90 एंड 90। इस तरह जो हमारे पास एंगल बनता है वो टोटल 180 मतलब 360 होता है, जो टोटल किसी सर्कल का एंगल बनता है। राइट एंगल हमेशा 90 का होगा, एक्यूट 90 से छोटा होगा, obtuse 90 से बड़ा होगा, और स्ट्रेट लाइन का एंगल 180 होगा, और कंप्लीट का 360 होगा, 360 होगा। ये आपको 5 एंगल पता होने चाहिए। अब लीनियर सम है, वही लीनियर सम 90 प्लस 90 180। अब है वर्टिकल ऑपोजिट एंगल, वो भी इक्वल होंगे। अब देखें जी, हमारे पास ये लाइन है ना, अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं जी, ये हमारे पास पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है, तो 90 इस तरफ है और 90 इस तरफ है, तो ये हमारे पास 180 बनेगा। अब है जी पैरेलल लाइंस हैं। अब पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस के दरमियान, पैरेलल लाइंस होती है मतलब अगर एक इस तरफ जा रही है ना, इस तरफ, तो दूसरी भी इस तरफ ही जाए, इस तरह से। ठीक है ना, इस तरह से। तो ये हमारे पैरेलल लाइंस होती हैं। और अल्टरनेटिव लाइंस होती हैं, एक इस तरफ जा रही है और एक इस तरफ जाएगी। क्लियर है बच्चों? अब है टाइप्स ऑफ ट्राइंगल। ट्राइंगल की टाइप्स होती हैं, आपने ये याद करना है। ये एमसीक्यू इंपॉर्टेंट 1 पेपर के हिसाब से है कि वो ट्राइंगल की पूछ लेता है। और ये मुझे 100% श्योर है कि मैंने पीपीएससी जो पेपर दिया उसके अंदर इन तीनों में से एक का उन्होंने एमसीक्यूज पूछा हुआ था कि ये जी ये कौन सी टाइप है ट्राइंगल की। अब अगर इक्विलेटरल होगी, इक्वी का मतलब होता है इक्वल, आपने याद रख लेना है। इक्विलेटरल मतलब इक्वल, मतलब ऐसी ट्राइंगल जिसकी तीनों साइडें, कि जो तीनों साइड है ना वो एक जितनी लेंथ की होंगी ना, तो वो हमारे पास इक्विलेटरल कहलाएगी। उसकी तीनों साइडें इक्वल होंगी, ऑल साइड्स होंगी। अब ट्राइंगल आपको पता है ना, ट्राइंगल क्या होती है? ट्राइंगल जिसके 3 मतलब एंगल होते हैं इस तरह, ट्राइंगल। अभी जो फर्ज करें, अब इसकी लेंथ भी 5 मीटर है, फर्ज करें इसकी भी 5, इसकी भी 5 है, तो ये कौन सी होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल होगी। अब दूसरी है आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल वो होती है जिसमें दो साइड इक्वल होती हैं, दो साइडें इक्वल होंगी, और तीसरी साइड की जो लेंथ होगी वो बड़ी या छोटी होगी। अब वो भी आप एग्जांपल दे सकते हैं आप इस तरह से। फर्स्ट करें जी, ये साइड और ये साइड, इन दोनों की लेंथ फर्स्ट करें इक्वल है, और ये इसकी लेंथ छोटी है। ये दो साइडें एक दूसरे की इक्वल है और ये एक उनसे मुख्तलिफ है। तो आइसोसेलेस वो ट्रायंगल होती है जिसकी दो साइडों की, जो दो साइडें हैं वो उनकी लेंथ एक कितनी होती है,
और तीसरी डिफरेंट होती है। तो ट्राइंगल की वैसे 3 साइड होती है टोटल। अब जो स्केलन है इसकी होती है ऑल साइड डिफरेंट। स्केलन जो होती है इसकी तीनों साइड डिफरेंट होती है, मतलब इसमें ये होगा कि एक ये होगी, दूसरी ये होगी इस तरह से, और इस तरह से, मतलब इसको ये थोड़ा डिफरेंट हो जाएगी, मतलब इस तरह से। लेकिन ये जाएगी तो उसके बिल्कुल नुक्कड़ पे टकराएगी। लेकिन ये है कि तीनों साइड उसकी ना एक लेंथ में नहीं होंगी, तीनों की लेंथ डिफरेंट होगी। अब अगर एक इस तरह बना लेते हैं हम, एक इस तरह कर लेते, थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। अब ये इस तरह आ जाएगी। अगर तीनों को मेजर करेंगे ना, तो एक की जो साइड है वो बनेगी ज्यादा और एक कम हो जाएगी उससे। मतलब जो तीनों तीनों की लेंथ मिलती नहीं होगी एक दूसरे से। अगर एक 5 मीटर की है, दूसरी 7 की होगी, और चौथी जो 10 की होगी, इस तरह से उनकी तीनों की साइडें मतलब जो लेंथ जो साइड्स हैं वो डिफरेंट होगी। फिर है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब ये है जो साइज ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल है ना, जो ट्राई एंगल का, जो एक ट्राई एंगल इस तरह से है, ये ट्राई एंगल। अब वो पूछ रहा है एक किसी एक ट्राई एंगल का जो सम बनता है ना एंगल का, वो हमेशा 180 होता है, 180 होता है। किसी भी ट्राई एंगल का जो सम ऑफ एंगल बनता है वो 180 होता है ट्राई एंगल का। अब वो कैसे? मैंने आपको अभी पढ़ाया है, मैंने आपको अभी पढ़ाया है कि ये जो एंगल होगा ये कितना होगा, ये कितना एंगल है? 90। 90। 90। वेरी गुड। ये हमारे पास 90 है, और ये हमारे पास, ये हमारे पास 45 का है, ये भी 45 का है। तो ये 45 प्लस 45, तो 180 हो जाएगा। ट्राई एंगल का जो टोटल सम ऑफ एंगल होता है वो 180 होता है, वो 180 होता है। ये आपने याद रखना है। अब अगर हमने एरिया निकालना है, उसके लिए मैंने फार्मूला नीचे अलग से लिखे हुए हैं वैसे। हाँ यही है वो बेसिकली। चलें यहीं से शुरू करते हैं। अब सबसे पहले वो पूछ लेता है जी, चार चीजें हैं हमारे पास, रेक्टेंगल है, सॉरी पहले हमारे पास ट्राइंगल है, रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, और उसके बाद हमारे पास सर्कल है। ये चार चीजें होती हैं। अब वो ना इनके पूछ लेता है, एरियाज पूछ लेता है, इनका पेरीमीटर पूछ लेता है, इनका वॉल्यूम पूछ लेता है। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, इनके फार्मूले। अब ये जो मैं आपको 12 फार्मूले कह रहा हूँ, वो ये वाले फार्मूले आपने याद करने हैं। ये मैं इधर लिख देता हूँ ताकि आप लोग जब बाद में नोट्स करो ना, तो आपको पता हो कि ये 180 कैसे आया है। इसको हम इधर लिख देते हैं। ये 90 प्लस 45 प्लस 45 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये आपने ऊपर डिग्री लगाना होता है, ये भी डिग्री है। अब जी जो रेक्टेंगल होती है ना, रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ये होती है, कोई भी रेक्टेंगल, उसके आमने सामने की जो होती है ना, आमने सामने की जो साइडें होती है उनकी लेंथ एक जितनी होती है, आमने सामने, बिल्कुल ऑपोजिट वाली। अब इसकी और इसकी लेंथ बराबर होगी, इसकी और इसकी लेंथ बराबर होगी। रेक्टेंगल होती है जिसकी आमने सामने वाली, जिसे हम मुस्ततील भी बोलते हैं उर्दू में, तो इनकी आमने सामने वाली जो साइडों की लेंथ होती है बराबर होती है। तो अगर आपने एरिया निकालना ना, आपने निकालना है, आपने 3 फार्मूले याद रखने, एरिया के, पेरीमीटर के और वॉल्यूम के। तो हम इन चारों चीजों का पहले एरिया का फार्मूला याद कर लेंगे, फिर पेरीमीटर के कर लेंगे, फिर वॉल्यूम के कर लेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास जो रेक्टेंगल है ना, इसका जो एरिया होता है वो होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, या लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस। तो ये हमारे पास इसका, इसको हम जरा दे देंगे इसके साथ। ठीक है, फर्ज करें ये 5 है और ये 3 है, तो ये 5 3 15 हो जाएगा। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है, या बेस कह लें, बात एक ही है। क्लियर है इन दोनों का? इसको हम जरा दे देंगे इसके साथ, ये इस तरह, इसको जरा दे देंगे इसके साथ। तो ये हमारे पास एरिया आ जाएगा किसी भी रेक्टेंगल का। फर्ज करें वो यहाँ पर हमें कह देता है कि ये 5 मीटर है और ये 3 है, तो हम इस तरह से इसको सॉल्व कर लेंगे। ये मैं आपको साथ में सॉल्व करने का तरीका भी बता रहा हूँ, आपको जब फॉर्मूला याद होगा तब आपका मसला नहीं होगा। फिर है जी स्केयर। अब स्केयर वो होता है जिसकी चारों साइडें एक जितनी हो, जिसे मुरब्बा भी बोलते हैं उर्दू में, इस तरह से, जिसकी चारों साइडों की जो लेंथ होती है वो एक जितनी होती है। अगर ये 2 मीटर है तो ये भी 2 मीटर होगा, ये भी 2 और ये भी 2। इन चारों की साइडें की जो, चारों की जो मतलब है ना साइडें, वो उनकी जो लेंथ होती है वो एक जितनी होती है। इनमें आमने सामने की बराबर होती है, बाकी चारों आपस में एक जितनी नहीं होती। मतलब दो की एक बराबर होती है और दो की एक बराबर होती है रेक्टेंगल में, लेकिन स्क्वायर में चारों की एक जितनी होती है। और इसलिए हम कहते हैं इसे, अगर इसका हमने एरिया निकालना तो ये ए स्क्वायर आ जाएगा। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है? फर्ज करें हमने ये जो, इसको हमने लेंथ का नाम दिया ना, अगर हम इसको नाम दे देते हैं ए का, मतलब ये जो साइड है ये भी हमारे पास ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है, और ये भी ए है। तो फिर हम क्या करेंगे, हम इसको लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ, वही बात है, ये लेंथ मल्टीप्लाई बेस करेंगे, तो ये ए मल्टीप्लाई बाय ए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर।
तो इस तरह से हमारे पास ये स्क्वायर में आ जाएगा। फिर है जी हमारे पास ट्राई एंगल। ट्राई एंगल का जो एरिया होता है वो हमारे पास बेसिकली होता है, एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया इज इक्वल टू 1/2 हाफ 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आपने बेस और हाइट को मल्टीप्लाई कर देना होता है, ये ट्राइंगल के अंदर इस तरह से। ठीक है, बेस और ये बेस है और ये हाइट है, और 1/2 पे आपने तकसीम करके तो आपने इनको जरा देना होता है, बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट और 1/2। एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 बी एच कह लें या बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट कह लें, या फिर इसको ए कह लें, दो जो आपकी मर्जी। अगर आप इसको भी नाम देंगे इसको भी नाम दें तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा, अदरवाइज आपको ए स्क्वायर करने की जरूरत नहीं है। इसको आप कह लें बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। आप इसको एग्जैक्ट जैसे फार्मूला उसको याद करेंगे ना तो फिर आपकी कंफ्यूजन क्लियर रहेंगी। ट्राइंगल का एरिया होता है 1/2 बेस मल्टीप्लाई बाय हाइट। उसके बाद हमारे पास सर्कल, जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए। पाई आर स्क्वायर, सर्कल इस तरह से होता है हमारे पास। सर्कल का जो एरिया होता है वो पाई, पाई की वैल्यू कितनी होती है, पाई इज इक्वल होता है 2/7 या 3.1 थ्री पॉइंट वन और 3.1। 14। एक्चुअल में फिजिक्स में जब करते हैं 3.1416 करते हैं, लेकिन आपने मैथ के अंदर इस तरह करने की जरूरत नहीं है, तो आप इसको 3.14 कर लेंगे या फिर 22/7 करेंगे। 22/7। अब 22/7 हम क्यों लिखते हैं, समटाइम ऐसा होता है कि वो चीजें कट रही होती हैं तो हम 22/7 लेके उनको देख लेते हैं कि अगर कट रही है तो काट लेते हैं, अदरवाइज हम 3.14 भी यूज कर लेते हैं। 22/7 करेंगे तो 3.14 ही आएगा आंसर। तो आप पाई की वैल्यू 22/7 हो सकती है या फिर 3.14 हो सकती है। तो आपसे वो पूछ लेता है जी एरिया बताए स्केयर का, तो आप पाई बाय 22/7 कर लेंगे और उस तरह से आप उसको सॉल्व कर लेंगे। फर्ज करें जी वो हमें कहता है जो सर्कल है उसका जो रेडियस है ना जी हमारे पास वो है 7 है, तो मुझे जी एरिया निकाल के बताएं सर्कल का। ये हमारे पास सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर है, तो अगर रेडियस हमने R7 कंसीडर कर लिया है तो हमारे पास जो बेसिकली आ जाएगा ना इसका फार्मूला, इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी पाई आर स्क्वायर है। तो पाई की वैल्यू 22/7 होती है और जो इसका आर स्क्वायर हो जाएगा तो ये 22/7 मल्टीप्लाई बाय 49, 7 7 49। तो ये हमारे पास ये 22 × 7 तो ये कितना बन जाएगा, 154 150। 154 सर। कंफर्म है ना, ये लें जी 154। इस तरह से इसका एरिया आ जाएगा। उसके बाद है जी हमारे पास पेरीमीटर। अब पेरीमीटर में हम सारी साइडों को काउंट करते होते हैं, पेरीमीटर में बेसिकली हम जमा करते होते हैं, ऐड करते होते हैं, एडिशन करते होते हैं। तो रेक्टेंगल की मैंने आपको बताई कितनी साइडें होती हैं, 4 4 होती हैं, और आमने सामने वाली बराबर होती हैं। लेकिन जब हम पेरीमीटर निकालेंगे ना तो हम क्या करेंगे फिर, आप देखें इस तरह हम जरब कर सकते हैं। अब देखें ये भी एक साइड और एक ये साइड है, तो हम क्या करेंगे, एक फर्ज करें हम इसको नाम दे लेते हैं ए का और इसको नाम दे लेते हैं ए का, और ये इनको बी का नाम दे लेते हैं। फिर हम या जैसे उसने एल मल्टीप्लाई बाय बी किया हुआ है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस की हुई है, ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ होती है, वैसे जो रेक्टेंगल होता है ना लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। अब ये हमारे पास है, इसको हम 2 से बाहर रखेंगे और ये लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ हो जाएगी। मतलब दो साइडें ये बन रही हैं, अगर हम इसको जरा देंगे ना 2L + 2B, मतलब ये इसको भी एक ये और एक ये, तो ये दोनों मिलके क्या बन गई 2L, एक ये और एक ये 2B होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो ये हमारे पास पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का। फिर हमारे पास स्क्वायर का। अब आपको पता है, अब देखें हम वहां पर 2 इसलिए लिखा है क्योंकि आमने सामने वाली बराबर है, चारों बराबर नहीं है। लेकिन स्क्वायर के अंदर क्या होता है, स्क्वायर के अंदर चारों बराबर होती है। कितनी बराबर होती है, चारों। इसलिए हम इन चारों को जमा कर देंगे। एक को इसको भी नाम ए का दिया, इसको भी ए का दिया, इसको भी ए का, इसका भी A+A+A+A, कितना हो गया फिर 4 है। क्लियर है। और उसके बाद है ट्राइंगल। अब ट्राइंगल का पेरीमीटर कितना होता है, अब ट्राइंगल कितनी साइडें होती हैं, 3 3 होती हैं, A B C, नाम दे ले A B C, जमा कर रहे तीनों को। फिर है जी सर्कल का जो होता है वो हमारे पास जो होता है वो 2πr होता है, 2πr होता है। अब देखिए इस तरह ये कैसे, अब रेडियस है ना, तो एक रेडियस ये और एक ये, हाफ R+R 2R हो गया, और ये पहले हमारे पास पाई आर था ना, तो ये सॉरी पाई आर था, पाई आर पहले था हमारे पास, पाई आर इसका था और पाई आर इसका था, तो दोनों को मिलाया तो ये 2πr हो गया। क्लियर है। ये मतलब पाई आर कितना हो गया फिर 2πr। अब है जी वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, ये भी हमारे पास 4 वही है। अगर हम रेक्टेंगल का वॉल्यूम निकालेंगे ना, रेक्टेंगल का, तो हमारे पास बेसिकली आता है
सॉरी बच्चे, 10 सेकेंड, मैं कॉल जरा कट कर लूँ। अच्छा जी, वॉल्यूम ऑफ रेक्टेंगल जो होता है ना, रेक्टेंगल का, वो हमारे पास होता है, इसको हम जरा देते हैं लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ और मल्टीप्लाई बाय हाइट से। अब देखिए जो वॉल्यूम होता है ना, वो 3 डायमेंशनल होता है, वो 2 डायमेंशनल नहीं होता। 2 डायमेंशनल का मतलब क्या होता है कि फर्ज करें जी, एक आपके पास लेंथ है और एक मतलब आपके पास विड्थ है। एक ये फर्ज करें जी लेंथ है और एक ये हमारे पास विड्थ है, इस तरह से हम करेंगे ना। लेकिन जब वॉल्यूम करते हैं ना, तो उसमें हम हाइट भी काउंट करते हैं। फर्ज करें जो कमरा है ना, एक हम मापते हैं इस तरह से, फिर हम उसको इस तरह से मापते हैं, लेकिन हाइट के अंदर फिर वो जो ऊपर आपकी छत है ना, हाइट वो भी आपने मापनी होती है। तो इस तरह से हमारे पास लेंथ है और मतलब हमारे पास लेंथ आ जाएगी, मल्टीप्लाई विड्थ आ जाएगा, मल्टीप्लाई हाइट आ जाएगी, तीनों चीजें हम काउंट करते हैं। स्पेशली वॉल्यूम के अंदर हमारे पास हाइट जो है वो इंक्लूड हो जाती है। तो ये आपने याद कर लेना है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ मल्टीप्लाई बाय हाइट। और है जी वॉल्यूम ऑफ स्केयर। अब स्केयर भी हमारे पास क्या आ जाएगा, ये फर्ज करें एक इसकी लेंथ होगी, एक विड्थ होगी और तीसरा इसकी भी हाइट होगी, जो ऊपर वाली हाइट होती है। फिर है जी वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल क्या होता है, जो ट्राइंगल होती है ना, उसका अगर हमने निकालना है ना वॉल्यूम, तो वो हमारे पास क्या आएगा, एरिया आएगा। एरिया क्या था, एरिया था 1/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ थी ना, या बेस थी इस तरह से। बेस इनटू हाइट थी। हाँ, ठीक हो गया। और ये हमने निकाल लेना, अगर वॉल्यूम निकालना है ट्राइंगल का, तो वो हम निकालेंगे इस तरह, वॉल्यूम ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू एरिया, जो इसका ये एरिया है, और उसके साथ ضرب कर देंगे हम हाइट को एच से। तो ये हमारे पास 1/2, या इसको बेस का नाम दे लें, जो भी दे लें, आपको पता है कि हमने उसको बेस कंसिडर करना है ये, और उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे एच को। तो इस तरह भी आप कर लेते हैं, h/2 लेंथ मल्टीप्लाई बाय बेस। क्लियर है। तो ये हमारे पास इस तरह से फार्मूलेज हैं। ये आपने फार्मूला याद करने हैं। वो आपको कोई भी चीज दे सकता है, वो आपको लेंथ दे देगा या बेस दे देगा, दोनों देगा और कहेगा जी वॉल्यूम बताएं। और इसमें सबसे बड़ी मजे की बात ये होती है कि आपको दोनों सारी गिवन चीजें देता है, और आप कहते हैं जी एरिया निकाल दें, वॉल्यूम निकाल दें, पेरीमीटर निकाल दें। अभी एसडीओ पीरा, आप यकीन करें कि ये 2 हफ्ते पहले टेस्ट हुआ है एसडीओ पीरा का, आई थिंक सो। आप में से किसी ने दिया, बच्चे ने एसडीओ किसी ने रिजल्ट दिया, सॉरी पेपर दिया? नो सर। नो सर। एसडीओ पीरा के अंदर उसने पता है क्या पूछा हुआ था, उसने पूछा हुआ था जी ये हमारे पास जो है ना, इसका पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, उसने ये पूछा हुआ था कि जी एक का फर्ज करें हमारे पास 5 है, लेंथ 5 है, और विड्थ जी हमारे पास ये भी फर्ज करें जी हमारे पास है 5 है। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन भी ऐसे था, 5 5 था, और उन्होंने कहा जी पेरीमीटर निकाल के दें। तो फिर क्या किया था बच्चों ने, ये दो बाहर रखा, 5 + 5 किया, 10 हो गया, और ये 10, और इस तरह से ये हमारे पास 20 आ गया। इस तरह से आंसर था। सिंपल, दो सारी चीजें आपको गिवन देता है, साइड देता है, अगर वो एंगल पूछो तो एंगल देता है, और वो कहता है जी आप फला चीज का हमें एरिया बता दें, पेरीमीटर बता दें या वॉल्यूम बता दें, और आपको सिंपल अगर फार्मूला याद होगा, आप वैल्यूज पुट करोगे और आप आंसर निकालोगे। ये थी हमारी आज की क्लास, जिसके अंदर हमने ज्योमेट्री और प्रोबेबिलिटी दोनों को अच्छे से देखा। आपका मुझे नहीं ख्याल कि कोई इसके अंदर इबाम या एम्बिगुइटी या कोई भी कंफ्यूजन रही होगी। तो फार्मूला याद करें, और इंशाल्लाह आप देखो बच्चों, जो हमारे पास पीरा एक्ट है ना, और ये बाकी हम 2 क्लासेस करेंगे, वो मेरा इरादा है कि आप लोगों के फिजिकल टेस्ट के बाद करें, क्योंकि अभी हमारे पास मैथ इंशाल्लाह कल कंप्लीट हो जाएगी। और मैथ के साथ मैं आपको कुछ ना लेक्चर रिकॉर्डेड सेंड कर दूंगा, मैम फराना के, जो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल में हमारे पड़े हैं, आप उसको भी देखेंगे। और हम इसको जो हमारा अकॉर्डिंग टू शेड्यूल चलते रहेंगे, लेकिन जो हमारी 2 क्लासेज है ना, जो 2 क्लासेस करनी है हमने, वो फॉर जो आप लोगों का जैसे 8 को खत्म हो जाएंगे ना, या 7 को खत्म हो जाएंगे, तो हम इंशाल्लाह 8 से 2 क्लासेस अपनी स्टार्ट कर देंगे। और वो हम इस तरह कर लेंगे, या 3 से 4 और 4 से 5 कर लेंगे, या 2 से 3 या 3 से 4, मतलब इस तरह 2 क्लासेस कर लेंगे। और हमारा जो सिलेबस है उसको हम जल्दी से वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। पीरा एक्ट के हवाले से मेरे पूरी प्लेलिस्ट बनी पड़ी है, उसके अंदर मैंने ट्रिक्स भी बताई हैं, क्लियर भी किया हुआ है। अगर आप अपना सर टाइम उसी यूटिलाइज से करना मैंने चाहते हैं। तो लास्ट टाइम भी प्रिपरेशन की थी, उसी से आपने लास्ट में टिप्स बताई थी, और वो बस एक पूरा सेंटेंस याद करके याद आ गया था सब कुछ। आपने देख, लास्ट में सेंटेंस बनाया था पूरे का, पीरे एक्ट में भी और दूसरों में भी। और उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में भी मैंने बना के दिखाया था आपको। तो वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन के भी हमारे मेरे जो लेक्चर 2 पढ़े हैं, वो भी आप लोग वहां से कर लें। पीरियड को भी करना स्टार्ट करें, मतलब मैक्सिमम टाइम को यूटिलाइज करें। बच्चे जब आप तैयारी में होते हैं ना, तो आप वाकई तैयारी में होते हैं। तो आप लोग बाकी किसी को ये नहीं कह सकते कि जी मेरे पास किस्मत में छोड़े नहीं, खुद पे ऑन करें। और विश यू बेस्ट ऑफ लक। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। स्टे ट्यून्ड, अल्लाह हाफिज़।